Hello, my dear students. Welcome to MG Educare. Today we are going to start with Chapter 10, Gravitation, Class 9th. In Chapter 8 and 9th, we have learned about the motion of objects like motion किस तरीके का मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन पैराबोलिक मोशन सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर डिसेलरेटेड मोशन है तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमने मोशन पढ़े एंड फोर्सेस एज द कॉज ऑफ मोशन और कोई भी मोशन अगर होता है तो किसी ना किसी फोर्स की वजह से होता है चाहे आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है तो अगर हम इसको मोशन में लाना है तो हमें इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना होगा We've learned that the force is needed to change the speed. That is true. हमें स्पीड बढ़ानी है तब भी हमको फोर्स चाहिए अगर हमें स्पीड घटानी है तब भी हमको फोर्स चाहिए अगर हमको अपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है किसी मोशन की डायरेक्शन चेंज करनी है then in that case also we need force for it. We always observe that object drop from the height falls towards the earth. दैट इज ट्रू जब भी हम कोई चीज हमसे गिर जाती है हम कोई चीज हवा में फेंकते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में उड़ती रहती है वो नीचे जरूर आती है वो एक सर्टेन हाइट तक हाँ ऐसा जरूर होता है सर्टेन हाइट तक ऊपर जाती है वहां पर रुकती है एंड देन फिर नीचे आती है वी ऑल नो दैट ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा दैट सन इज देयर एंड ऑल द 9 planets and with the asteroid belts move around the sun revolute around the sun the moon goes around the earth और जो अर्थ के अराउंड होता है मून वो उसके सैटेलाइट है वो उसके अराउंड घूमता है आइजैक न्यूटन could grasp that say the same force is responsible for all these वो ये कह रहे थे कि जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ऊपर जाने वाली चीज को नीचे आने के लिए वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस रिवोल्यूशनरी मोशन के लिए रिवोल्यूशनरी मोशन एज इन जो प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं और जो मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है इन सब के लिए एक ही टाइप का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स In this chapter, we shall learn about gravitation and universal laws of motion. जैसे हमने पहले motion के बारे में पढ़ा in chapter 8 and then Newton's laws of motion के बारे में पढ़ा in chapter 9. वैसे ही हम पहले gravitation के बारे में पढ़ेंगे and then फिर universal law of gravitation के बारे में पढ़ेंगे. We shall discuss the motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि force की वजह से ही motion आता है. तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल भी एक फोर्स है तो उसकी वजह से किस टाइप का मोशन आएगा वील स्टडी दैट काइंड ऑफ मोशन आल्सो वी शैल स्टडी हाउ वेट ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लेट्स से एग्जांपल वी हैव अर्थ एंड वी हैव मून तो दोनों के ही सेंस ग्रेविटेशनल पुल में डिफरेंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अपनी तरफ लगा रही है और जो मून अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उनके मैग्नीट्यूड में अंतर है जैसे for suppose there is a man of 60 kgs on earth that who weighs 60 kgs on earth he'll weigh 10 kgs on moon why because वहां पर gravitational pull बहुत कम है gravitational force of attraction बहुत कम है m/6 हो जाता है हमारा मास ओके तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेट भी कैलकुलेट हो सकता है मास वही रहेगा वेट डिफर करेगा We shall also discuss the condition for objects to float on liquids. अब like अर्थ है अर्थ पे हमारे पास बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं सीज हैं रिवर्स हैं इन दैट ऑल्सो हमने देखा होगा शिप्स फ्लोट करते हैं अगर हर चीज अर्थ से अट्रैक्ट होती है तो शिप कैसे फ्लोट कर सकता है कोई वुडन लॉग है वो कैसे फ्लोट कर सकता है उसका भी हम रीजन पढ़ेंगे कंडीशंस पढ़ेंगे व्हाई इज इट सो So now let us start with gravitation. We know that moon goes around the earth. हमने देखा है कि पूरे के पूरे महीने जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है एंड ऑब्जेक्ट्स व्हेन थ्रोन अपवर्ड reaches a certain height एक अगर आप बॉल को फेंकोगे तो एक हाइट पर जाएगी एंड देन फिर वापस आएगी It is said that when Newton was sitting under a tree an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking he thought that if the earth can attract an apple, can it attract a moon too? उन्होंने कहा अगर अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने ग्रेविटेशनल पुल से एक एप्पल को अपनी तरफ खींच सकती है तो ये जो मून है जो इतने टाइम से अर्थ के अराउंड घूम रहा है क्या उस पर भी कोई अट्रैक्टिव फोर्स वो लगा रही है कि सिर्फ अर्थ के अराउंड ही घूम रहा है
इज द फोर्स द सेम द बोथ केस? क्या दोनों ही केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो मून को अर्थ से बांधे हुए है एंड जो एप्पल को सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर नीचे ही गिरा रहा है? He conjectured that the same time of force is responsible in both the case. He said that yes, it is possible that both these forces are same kind of forces. He argued that each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in the straight line. So it must be attracted by the earth. But we do not really see the moon falling towards the earth. Now what he is trying to say, now see, this moon is moving around the earth, right? इसके अराउंड पूरे महीने वो रिवोल्यूट करता है, करेक्ट? अब यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन में क्या होता था, अगर हम वैसे ही सर्कुलर मोशन पे कोई सेंट्रल फोर्स ना लगे, राइट, तो वो क्या करेगा? टेंजेंशियल पाथ फॉलो करेगा, राइट? सिमिलरली अगर मून पर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा होगा तो वो क्या करेगा? अपना टेंजेंशियल पाथ फॉलो करेगा, राइट? और सिंस ये सर्कुलर मोशन है तो हर पॉइंट, एवरी पॉइंट पर क्या हो रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट? सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन. सो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग. सी, टेंजेंशियली अगर मैं देख रही हूं, हर पॉइंट पर मेरी टेंजेंट अलग जा रही है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है, right? At every point my direction is changing, that means my velocity is changing, and whenever there is a change in velocity there is acceleration, right? Change in velocity develops an acceleration. So यहाँ पर acceleration भी है. और हमने पढ़ा है force is directly proportional to acceleration. Since acceleration is there has to be a force, right? If there's a change in velocity, that means there is a force, correct? So what kind of force it is? This is the attractive force of earth that is attracting the moon, and that force is named as gravitational force. यहाँ से हमको ये पता लगता है कि gravitational force attractive force है, repulsive force नहीं. कभी भी मून दूर नहीं जाता, राइट? अपना रेडियस नहीं बढ़ाता, उसी रेडियस पे घूमता रहता है. सो इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स. सो नाउ अब हमारा क्वेश्चन है दैट बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ. अगर यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स है तो कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि मून अर्थ के बहुत पास आ रहा है एंड नाउ इट्स गोना हिट इट. ऐसा कभी नहीं. अट्रैक्टिव फोर्स कह रहे हैं बट कभी ऐसा लगा क्यों नहीं कि वो उसके पास आ रहा है या उसको हिट करने वाला है? इसका आंसर विल गेट टू नो आफ्टर दिस एक्टिविटी. Take a piece of thread, tie a small stone at the end, hold the other end with the thread and whirl it. मतलब उसको घुमाओ, राउंड राउंड उसको घुमाओ जैसे फिगर में दिखाया है. Not the motion of the stone. Release the thread again, not the direction of the stone. Basically होगा क्या, जब आप उसको whirl करोगे, जब आप अपने हाथ को घुमाओगे तो धीरे धीरे स्टोन भी घूमेगा, राइट? और पूरी टेंशन से मतलब आपका पूरा जो थ्रेड है वो स्ट्रेट हो जाएगा, पूरी टेंशन में स्टोन घूमेगा. फिर आपको क्या करना है, ऐसे में क्या होगा, जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, करेक्ट? जब जैसे ही आप थ्रेड को रिलीज करोगे तो ये स्टोन मे बी फॉर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड अपना पाथ फॉलो करेगा और फिर स्ट्रेट टेंजेंशियली चला जाएगा, टेंजेंशियली चला जाएगा. क्यों? क्योंकि अब वो जो अट्रैक्टिव फोर्स था दैट वाज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर, इट जो उसकी हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, एक चेंज इन वेलोसिटी आई थी, इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन बन रहा था, एक फोर्स बन रहा था, वो अब नहीं रहा. तो वो क्या करेगा? अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा. Before the thread is released, the stone moves in a circular path. That is true. जब तक वो thread हमारे हाथ में थी, जब तक stone circular path में घूम रहा था. जैसे ही हमने thread को release किया, जो stone था वो एक tangential path, एकदम एक straight line में गया. सर्कुलर पाथ था, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा और फिर यहाँ पर क्या डेवलप होगा? एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा. द फोर्स दैट कॉज द एक्सेलरेशन कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोर्स है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन बना रहा है, दैट इज कॉजिंग द एक्सेलरेशन, वही बॉडी को सर्कुलर पाथ में बनाए रख रहा है.
right, acting towards the center. And this force, again important point, this force is acting towards the center. वो center की तरफ है force. At every point, this is the stone. Now the center is towards the center. The force is towards the center. Again, at this point also force is towards the center. Again, this force at every point, the force acting is towards the center, and that too radially. Okay, radially towards the center. The force is called centripetal. ये जो फोर्स है जो रेडियली मींस रेडियस की डायरेक्शन में, अंदर तो फोर्स ऐसे भी एक्ट कर सकता है, ऐसे भी एक्ट कर सकता है सर्कुलर के अंदर, रेडियली दैट मींस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज द सेंटर, तो उसमें रेडियली एक्ट कर रहा है. और ये जो फोर्स जो रेडियली सेंटर की तरफ एक्ट करता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स. करेक्ट? या फिर सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स. इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज अलोंग द स्ट्रेट लाइन. जैसे हमने देखा, जैसे हमने थ्रेड को रिलीज किया, स्टोन ने अपना टेंजेंशियल पाथ फॉलो किया. दिस इज स्ट्रेट लाइन विद टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंशियल पाथ वो फॉलो करेगा. The motion of moon around the earth is due to centripetal force. जो हम कह रहे थे कि अर्थ के अराउंड जो चक्कर लगता है मून का, उस वहां भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगेन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ, और वो फोर्स कैसा है? एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और वो फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है. तो इन दोनों ही चीजों को कंबाइन करके हम एक फोर्स बनाते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. इफ देयर वाज नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन. जैसे हमने अभी पढ़ा कि जैसे ही हमने वो थ्रेड रिलीज की तो स्ट्रेट लाइन मोशन चला गया. करेक्ट? तो अगर ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो सेंटर की तरफ नहीं होता, अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, तो मून कब का सीधा निकल चुका होता, इतने टाइम से अर्थ के अराउंड चक्कर नहीं लगा रहा होता. ओके. इट इज सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. ऐसा देखा जाता है कि जो एप्पल है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, और वो फटाफट से नीचे की तरफ आके गिर जाता है ऑन द ग्राउंड. डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है? कभी आपने देखा एप्पल की तरफ ग्राउंड खींचा हुआ जा रहा है? सो इफ वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, हम ऐसा क्यों नहीं देखते? अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करें तो एवरी एक्शन एट इट्स इक्वल रिएक्शन. अगर अर्थ एप्पल पे 10 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है तो दैट मींस एप्पल भी अर्थ पे 10 न्यूटन का अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है. लेकिन हमको ऐसा क्यों नहीं दिखता कि अर्थ उसकी तरफ जा रही है? अगर अर्थ एप्पल को अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही हो, एप्पल गिर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्पल भी अर्थ की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है. राइट? बिकॉज एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. बट अगेन अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखें तो क्या होगा वहां पे? फॉर अ गिवन पर्टिकुलर फोर्स, for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of an object. right? अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें, जैसे हमारे पास इक्वेशन थी F is equals to ma, राइट? हमने फोर्स को कांस्टेंट कर दिया, दैट अर्थ अगर एप्पल को 10 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी अर्थ को 10 न्यूटन से ही अट्रैक्ट कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो हमारा फोर्स कांस्टेंट हो गया. तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर देखो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्सेलरेशन के. मींस एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास कम, मास ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम. अब यहाँ पे खुद से बताओ, एप्पल भारी है या अर्थ? राइट? अर्थ भारी है, तो अर्थ पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके पास इतना एक्सेलरेशन, उसका मास ज्यादा होने की वजह से वो मोशन हमको नहीं दिखेगा. दैट मोशन इज नेग्लिजिबल. ओके, द फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ ma इज नेग्लिजिबल. क्लियर? अर्थ का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया एज कंपेयर टू द एप्पल. ओके,
एप्पल का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मास कम, एक्सेलरेशन ज्यादा, मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम। और एप्पल के मुकाबले अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए एप्पल के मुकाबले अर्थ का मोशन बहुत कम है, इवन नेग्लिजिबल, दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। क्लियर? The mass of an apple is negligibly small compared to that of Earth, so we do not see the Earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the Earth does not move towards the moon. यही कंपैरिजन आप मून और अर्थ में भी कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर masses. Obviously, Earth is heavier than Mars, much heavier than Moon. Clear? In our solar system, all the planets go around the sun by arguing the same way. We can say that there exists a force between the sun and the planets. जैसे अर्थ और मून के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, that is also a centripetal force, वैसे ही सन और प्लैनेट्स के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है. From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract the apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को attract कर रहा है. Be it the two chairs in your room, they also are attracting each other. This force of attraction given between the objects, this centripetal force of attraction given between the objects is the gravitational force. यहाँ पे centripetal force तब होगा जब motion round हो. जैसे दो objects हैं, for suppose as I say two chairs between in your room, they will not have the centripetal force, they will have the attractive force. ओके अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक सर्कुलेटरी रिलेटिव सर्कुलेटरी मोशन हो रहा है, देन इन दैट केस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. बट अगर कोई मोशन नहीं दिख रहा है या कोई सर्कुलर मोशन नहीं दिख रहा है, देन इन दैट केस दैट फोर्स इज नॉट सेंट्रिपिटल फोर्स. लेकिन हाँ, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा. After that, our topic is universal laws of gravitation. This will continue in our next lecture. I hope you understood. कोई भी problem हो comment section में जरूर बताना. We'll discuss it and next video में हम उसको try करेंगे solve करने का. Have a nice day and take care.